जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे। मैं एपी सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का न्यूक्लियस के इस दुनिया में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूक्लियर फिशन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा आज न्यूक्लियर फिशन। आफ्टर दैट हमारा होगा चेन रिएक्शन, देन होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, देन होगा आपका एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, एंड देन होगा आपका कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न, एंड देन होगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो समय की बर्बादी नहीं करते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए। इसके पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका नाम है जैसे आपका दो न्यूक्लियस के बीच कितना फोर्स लगता है, न्यूक्लियस जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं आपस में मतलब उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, वो स्टेबिलिटी को इंटरचेंज करते हैं, अपने मास को भी इंटरचेंज करते हैं। और उसके बाद मास डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड इंटू एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन और होल ब्रैकेट माइनस एम ऑफ एटम, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये सारा टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स भी देखे थे और उसमें 3 रीजन हम लोग देखे थे कि एक जो होता है मिडिल वाला जो रीजन होता है लगभग एटॉमिक नंबर 40 से लेकर एटॉमिक नंबर 120 के बीच का जो रीजन होता है, वो ये सब एटम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली स्टेबल होते हैं, और 40 से नीचे जो होते हैं वो भी अनस्टेबल होता है, और 40 के बाद जो होता है वो भी अनस्टेबल होता है। तो 40 एटॉमिक नंबर 40 के पहले जितने भी एटम्स हैं वो सारा न्यूक्लियर फ्यूज़न में पार्टिसिपेट करता है, और जो एटॉमिक नंबर 40 के बाद मतलब 120 के बाद है ना 250 तक जो है वो पार्टिसिपेट करता है आपका न्यूक्लियर फिशन में। तो यहाँ पर देखिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लगाकर ही हमारा जैसे यूरेनियम, जब भी हम चेन रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यूरेनियम 235। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जैसे ही हम लोग फिशन पढ़ेंगे उसी समय हम लोग यूरेनियम 235 की बात करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सबसे पहला आपके स्क्रीन पर है न्यूक्लियर फिशन। जाहिर सी बात है फिशन में मैं देखो आपको मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फिशन वैसी रिएक्शंस होती है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में या कह लो कि लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है या ब्रेक करता है या टूटता है या खंडित होता है या विभाजित होता है। आई बात समझ में? तो ये सारा चीज़ देखो। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? न्यूक्लियर फिशन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन in which heavy nucleus split up into two nuclei of comparable size accompanied by a release of large amount of energy। तो एक हैवी न्यूक्लियस अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटती है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो ये एक तरह का रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियर ये एक तरह का रिएक्शन है जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। आई बात समझ में? और इसमें क्या होता है कि जैसे आपका न्यूक्लियर फिशन जो है इसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। जैसे मैं अगर बात करूं मैं यूरेनियम 235 की, तो यूरेनियम 235, तो व्हाट इज 235 इन यूरेनियम? यूरेनियम 235 में 235 क्या है? ये देखो यूरेनियम की जो है ना कई सारे आइसोटोप होते हैं, तो किसी एक आइसोटोप की अगर बात की जाए जो कि आपके स्क्रीन पे इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो किसी एक आइसोटोप की अगर बात की जाए यानी यूरेनियम 235 की अगर बात की जाए जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 92 है ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम 235 के ऊपर बम्बार्ड कराया गया है, तो उसका जो न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बेरियम में और क्रिप्टन में, और प्लस तीन न्यूट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है, और साथ ही साथ एनर्जी भी निकल रहा है, और इस एनर्जी की वैल्यू कितनी है 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे और भी हम कई सारा रिएक्शन करवा सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट का होता है कुछ रिएक्शंस। ठीक है, तो आप कुछ रिएक्शंस जो होता है इंटरमीडिएट मास फ्रैगमेंट्स का, वो यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्ड कराते हैं तो कुछ एंटीमनी और एनबी में भी टूटता है। ठीक है, और जेनॉन और स्ट्रेंसियम में भी टूटता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो एनर्जी निकलती है पर फिजनिंग न्यूक्लियस, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेनियम का जो है, मतलब ये एनर्जी ही है एक तरह का, और ये पर फिजनिंग न्यूक्लियस है। ठीक है ना, प्रत्येक मतलब एक फिशन में इतना एनर्जी निकलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेन रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखलाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए सबसे टॉप में जो येलो डॉट है, आपको मैं बता दूं कि ये जो येलो डॉट है इसका मतलब है न्यूट्रॉन, क्योंकि अभी यहाँ पर इस वाले पोर्शन में अभी आपको एक डायग्राम दिखने वाला है और ये आपका चेन रिएक्शन कैसे होता है ये दिखने वाला है। ठीक है, तो आप इसको पहले समझ लो कि वो उस डायग्राम में कौन क्या दिखने वाला है। तो ठीक है, तो सबसे पहले येलो डॉट, आपको छोटा सा डॉट दिखेगा, वो जो येलो डॉट होगा ये आपका न्यूट्रॉन कहलाएगा। जो दूसरा होगा, ठीक है, लाइट येलो कलर या कह लो जो भी है आपका, जो भी कलर है, ये जो दूसरा वाला यूरेनियम 235 कहलाएगा। तीसरा वाला जो है पिंक कलर का जो होगा वो कहलाएगा आपका बेरियम, और ये जो चौथा वाला जो है वो डार्क ब्लू कलर, वो कहलाएगा क्रिप्टॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होता है। ये आपका देख लीजिए, ये सारा देखिए, एक यूरेनियम जो है पहले 3 में टूटा है, फिर 3 यूरेनियम जो है फिर 9 यूरेनियम में टूटा। देखिए यहाँ पे ये 3 एंड ये 3 एंड ये 3, तो दिस 3 ऐसे ब्रेक किया है, दिस 3 ये ऐसे ब्रेक किया है, एंड दिस 3 विल ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेन रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया जाएगा, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये येलो डॉट आपका, ये येलो डॉट ये आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है ना, अब ये जैसे ही आगे चला तो ये देखिए न्यूक्लियस ब्रेक कर गया, इस तरह से ब्रेक किया गया। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे न्यूट्रॉन्स निकल कर बाहर आए हैं। ठीक है, तो हर एक बेरियम का जो है 3 न्यूट्रॉन निकल कर बाहर आया है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो है n इक्वल्स टू 1 है, दिस इज n इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज n इक्वल्स टू 3। तो जब n इक्वल्स टू 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, ये n जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसको कह सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये छोटा n जो है नंबर ऑफ फ्यूजन स्टेज है, और जो बड़ा n है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 न्यूट्रॉन, ये 9 न्यूट्रॉन, ये 27 न्यूट्रॉन। तो फाइनली जो n की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस इज 3 टू द पावर n। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपका है। नेक्स्ट चेन रिएक्शन का देखिए कुछ क्रिटिकल साइज होता है। क्रिटिकल साइज में क्या है, फॉर चेन रिएक्शन टू अकर, चेन रिएक्शन को सक्सेसफुली होने के लिए क्या होना चाहिए, द साइज ऑफ वन फ्यूजनेबल मेटेरियल मस्ट बी अबव द साइज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। तो ये क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब सॉरी, फॉर चेन रिएक्शंस टू अकर द साइज ऑफ द फिजनेबल मटेरियल, जो फिजनेबल मटेरियल है, जो जिस मटेरियल को हम फिजन कराना चाहते हैं उस मटेरियल की जो साइज है वो हमारा एबव होना चाहिए, क्रिटिकल एबव द साइज द कॉल्ड क्रिटिकल साइज। तो वो जो साइज होता है उससे बड़ा होना चाहिए और इसको हम लोग क्रिटिकल साइज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, और रिलीज्ड न्यूट्रॉन मस्ट ट्रैवल मिनिमम थ्रू 10 सेंटीमीटर सो दैट इट इज properly slowed down, that is thermal neutron, to cause further fission. Okay, now the next point is, if the size of the material is less than critical size, अगर material का size critical size से छोटा होगा, then all the neutrons are lost, तो सभी न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, lost हो जाएंगे। ठीक है,
एंड इफ द साइज इज इक्वल टू द क्रिटिकल साइज, अगर साइज क्रिटिकल साइज से बड़ा हो, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। इफ द साइज इज इक्वल टू द क्रिटिकल साइज देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, नाउ द पॉइंट नंबर 5th इज इफ द साइज इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल साइज देन the reproduction ratio of the neutron is greater than 1 and chain reaction can occur। ओके, तो ये सारा पॉइंट्स आपका 5 पॉइंट है। आप स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है इससे कोई क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूसन, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग, आप स्पेलिंग में कंफ्यूज मत करना, फिसन FISSION, फिसन का मतलब होता है टूटना, फिसन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन FUSION, फ्यूजन इसका मतलब होता है जुड़ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए डबल एस है और इसके स्पेलिंग में सिंगल एस है। तो डबल एस है मतलब यहाँ पर टूटा होगा तभी डबल एस आया होगा, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ याद रखने का, मैं इस तरह याद रखता था, जिसमें डबल एस होता था उसको मैं समझ लेता था, अच्छा डबल एस मतलब टूटने के बाद ही, मतलब एक न्यूक्लियस जो है सिमिलर न्यूक्लियस में ब्रेक किया यानी डबल हो गया, ठीक है, यानी टूटा। और जिसमें सिंगल एस है यानी इसमें 2 न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है 2 लाइटर न्यूक्लियस जो है एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज मतलब मिल जाना, देन 2 लाइटर न्यूक्लियर मर्ज into one another to form a heavier nucleus accompanied by release of large amount of energy। देखिए न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न दोनों में जो सबसे मस्त जो बात है वो ये है कि दोनों ही रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। बट यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जानने लायक ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न जो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, ये जो रिएक्शन होता है इस पर अभी कंट्रोल्ड नहीं किया जा सका है। तो इसलिए इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनाए जाते हैं वो यूरेनियम 235 का रिएक्शन उसमें होता है, यानी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न कहाँ पर होता है, जैसे सन हो गया, सन के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो मर्ज होता है। आप देखिए इस तरह से रिएक्शन, एनर्जी सोर्स ऑफ सन, तो सन जो हमारा पास जो एनर्जी देता है वो, उसके पीछे लॉजिक क्या, उसके पीछे कारण क्या है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करता है और ये बनाता है ऐसा, और 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा हीलियम, ठीक है, और ये एनर्जी देगा कितना, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए एनर्जी बढ़ते जा रहा है, हीलियम और हीलियम रिएक्शन करके बनाएगा हीलियम का बड़ा न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का एक छोटा न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगा वो 12.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, तो तारों में कैसे एनर्जी जनरेशन होती है, ये देखिए एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, ठीक है। सन भी एक स्टार ही है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन 6C12 है एंड इसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है, मिक्स होता है, ये नाइट्रोजन बनाता है और ये आपका गामा जो है आपका, या कह लो वाई, दिस इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आपका कई सारे, यहाँ पर देखिए पॉजिट्रॉन मिल रहा है, फिर यहाँ पर देखिए एनर्जी मिल रहा है, अगेन एनर्जी मिल रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के टाइप का
न्यूक्लियस बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखिए, ऑक्सीजन जो है ये आपका ब्रेक किया है आपका पॉजिट्रॉन। तो कई प्रकार के एनर्जी मतलब कई प्रकार के रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं स्टार्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, ठीक है ना। इंडिया का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, तो इंडिया का जो भी एटॉमिक प्रोग्राम है यहाँ पर 1909, ठीक है ना, से 1966 एक साइंटिस्ट रहे होमी जे भाभा। आप लोग नाम सुना होगा आपने, भाभा एटॉमिक रिसर्च, इसका नाम सुना होगा। तो जो सबसे पहले इंडिया में जो एटॉमिक प्रोग्राम हुआ, द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड अराउंड द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जे भाभा। तो भाभा साहब के लीडरशिप में इंडिया में आज़ादी के आसपास, है ना, लॉन्च किया गया एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम। एन अर्ली हिस्टोरिक अचीवमेंट वाज द डिज़ाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया नेम्ड अप्सरा। तो इंडिया में जो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर हुई उसका नाम था अप्सरा, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना है मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको ये जो स्लाइड है इसमें मैंने आपको सिर्फ रिएक्टर क्या होता है वैसे बताया हूँ और रिएक्टर कैसे फंक्शन करता है वो बताया गया है। आई बात समझ। बट इसके बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब पढ़ना रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब ये है। जैसे देखिए इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस वेयर द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स are split into the fragments of lighter nuclei. This this process gives out energy. ये जो process है वो energy provide करती है। One of the ways to achieve this is to bombard the nucleus of heavy atoms with neutrons along with producing energy in terms of the missing mass. The reaction also produces neutrons. These neutrons can be used to split other atoms further in the reactions, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स आप समझ लो। मैं आपको बता दूं कि जो मतलब अप्सरा जो था सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, जो इट वाज द वेरी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, that is named Apsara, which when critical on August 4 अगस्त 1956, आप डेट शायद देख लेना कहीं पे नेट पे, मुझे जहाँ तक याद है 4 अगस्त 1956 1956 4 अगस्त को वो मतलब कि लॉन्च किया गया था। इट इज़ यूज्ड इनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल एंड वाटर एज मॉडरेटर, ठीक है। तो यूरेनियम को फ्यूल के रूप में रखा गया और पानी को मॉडरेटर के रूप में रखा गया, ठीक है ना। और इनमें जो नोटेबल पर्सन थे वो मतलब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ साइरस था, कनाडा इंडियन रिसर्च यूएस का था, रिएक्टर मतलब 1960 में वो हुआ, ठीक है ना। तो 40 मेगावाट का रिएक्टर यूज़ मतलब इसमें हुआ, है ना। 40 मेगावाट जो रिएक्टर था वो भी मतलब यूरेनियम का ही यूज़ करता था एज ए फ्यूल के रूप में, ठीक है ना। और मॉडरेटर में हैवी वाटर यूज़ होता था, ठीक है। अप्सरा एंड साइरस जो था वो सारा मतलब स्पर्ड रिसर्च जो होता है ना, वाइड रेंज ऑफ एरियाज ऑफ द बेसिक एंड अप्लाइड न्यूक्लियर साइंस, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट वाज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द प्रोग्राम। वाज कह सकते हैं इंडिजीनियस होता है, एक वर्ड होता है ना, इंडिजीनियस डिज़ाइन, या कह सकते हैं कि प्लूटोनियम प्लांट, है ना, एट ट्रॉम्बे, ये सारा चीज़। तो और भी कई सारे जो हैं रिएक्टर्स, है ना, रिसर्च रिएक्टर्स
कई सारा जो है सब्सिक्वेंटली कमीशन किया गया, है ना। जैसे आपका हो गया आपका जर्लीना हो गया, आपका फिर परनीमा हो गया, परमीना के सॉरी पूर्णिमा मैं बोल रहा हूँ गलती से, सॉरी, पूर्णिमा हो गया। जैसे पूर्णिमा में आपका जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, पूर्णिमा के 3 टाइप से थे। फिर ध्रुव था, फिर कामिनी था। फिर कामिनी जो है वो इंडिया का मतलब कंट्री फर्स्ट लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर माना गया कामिनी को, ठीक है। कामिनी बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसमें कामिनी में जो है यूरेनियम 233 को यूज़ किया गया था। तो ये सारा जो पॉइंट्स है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज़, रिसर्च रिएक्टर जो है उसको मतलब रिसर्च रिएक्टर जो होते हैं, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दैट फाइंड एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड। ऐसा कर सकते हैं इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में। तो ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो द मेन ऑब्जेक्टिव जो था इंडियन एटॉमिक एनर्जी का, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, प्लीज़ बोर मत होना। जो मेन ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम आर टू प्रोवाइड सेफ एंड रिलायबल इलेक्ट्रिकल पावर फॉर द कंट्री, कह सकते हो कंट्री में सोशल के लिए या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। तो वो मेन ऑब्जेक्टिव था जो इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम जो लाया गया था, IAEP, तो इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम सेफ एनर्जी प्रोवाइड करें, रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करें कंट्री में। अपने देश के इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है, और साथ ही साथ सेल्फ रिलायंट होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन जो हुआ एटॉमिक मिनरल्स का इंडिया में, है ना, वो अंडरटेकन सिंस द अर्ली 50s, कह सकते हो 50s। इंडिकेटर्स ऐसे थे, इंडिकेट किया गया इंडिया हैज़ लिमिटेड रिजर्वर्स ऑफ यूरेनियम, ओके। तो इस तरह से और भी आगे हुआ। फिर प्लूटोनियम का हुआ, प्लूटोनियम 239 प्लूटोनियम 239 ऑब्टेन हुआ, है ना। तो ये सारा चीज़, और तो ये इसको इसके बारे में कह सकते हैं दे आर सो कॉल्ड बिकॉज द फास्ट न्यूट्रॉन्स फॉर सब्सटेनिंग द चेन रिएक्शंस, हैंस नो मॉडरेटर इज नीडेड, ऐसा कह सकते हैं। द थर्ड स्टेज जो हुआ, तीसरा जो स्टेज हुआ, द थर्ड स्टेज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द लॉन्ग टर्म इन्वॉल्व्स यूजिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस फिसिल यूरेनियम 233 फ्रॉम थोरियम 232, ठीक है, एंड टू बिल्ड पावर रिएक्टर्स बेस्ड ऑन दैम, ठीक है। तो इंडिया जो हमारा जो देश है वो सेकंड स्टेज था, मतलब इंडिया इज करेंटली वेल इनटू सेकंड स्टेज ऑफ प्रोग्राम, कह सकते हैं कि अभी जो है सेकंड स्टेज में वेल है इंडिया, मतलब बहुत अच्छा है ना। एंड कंसिडरेबल वर्क हैज़ ऑल्सो बीन डन ऑन द थर्ड, जैसे थोरियम यूटिलाइजेशन स्टेज है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, मिनरल एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग्स भी है, फ्यूल फैब्रिकेशन है, हैवी वाटर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिएक्टर डिज़ाइन है, बहुत सारा चीज़ है, कंस्ट्रक्शंस है, ऑपरेशंस है, फ्यूल रिप्रोसेसिंग है, एट्सेट्रा, ये सारे चीज़ें हैं। तो आप जब इन सभी को जाओगे, जैसे हैवी वाटर रिएक्टर से आपका एक है ना प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, तो ये सारे टाइप्स हैं जितना भी मैंने आपको बताया, ये सारे फ्यूल फैब्रिकेशन है, हैवी वाटर प्रोडक्शन है, रिएक्टर डिज़ाइन है, ये सारा चीज़ क्या मतलब टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, ये देखिए आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर देखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। स्लाइड को आगे बढ़ाया जाए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी टाइप का है, ठीक है, चाहो तो इसको नहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर जनरल एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल अ प्लांट दैट बर्न कोल टू जनरेट हीट एनर्जी। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई प्लांट है जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज कोल प्लांट है ना, विच प्रोबेबली रन्स टर्बाइंस टू जनरेट मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोल का कोई इंडस्ट्री है ऐसा, मतलब कोई थर्मल पावर प्लांट है जो कोल से चल रही है, कोयले से चल रही है।
कोयले की वजह से वो कोयला को हम जला रहे हैं, फिर उससे उसका फिर स्टीम तैयार कर रहे हैं, फिर स्टीम से फिर हम उसके टरबाइन को घुमा रहे हैं, उसको मतलब स्टीम का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, फिर उस प्रेशर से टरबाइन को घुमा रहे हैं। तो टरबाइन को जब घुमाया जाएगा तो टरबाइन घूमेगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी उसमें होगा, और जब मैकेनिकल एनर्जी होगा अगर उसको हम डायनेमो से कनेक्ट कर दिए तो हमारा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। सो वेयर डज द रोल ऑफ न्यूक्लियर फिशन कम इनटू न्यूक्लियर रिएक्टर। कहने का यह मतलब है कि जब हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर रिएक्टर की क्या जरूरत है। द सेम थिंग हैपन्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर विद द डिफरेंस ऑफ नथिंग, इट बर्न्स ओवर हेयर। ठीक है, इसमें मतलब कोयले वाले प्लांट में इसमें और यूरेनियम वाले प्लांट में, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर समझिए आप। ठीक है, जो कोयला वाला प्लांट है उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और ये जो प्लांट है न्यूक्लियर रिएक्टर जो, उसमें पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। ये है बेसिक डिफरेंस। आइए सुनिए, द रिएक्टर इज पावर्ड यूजिंग continuous fission reactions to generate a continuous flow of energy. The kinetic energy produced during the fission reaction is converted into thermal energy. The fission products undergo extreme deceleration where the kinetic energy is converted to heat. A neutron moderator can be used to check the speed of the reactor. यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले मॉडरेटर के रूप में हम लोग पानी को भी यूज कर सकते थे, बट यहां पर मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन को यूज किया गया है, विच कैन बी यूज टू चेक द स्पीड इन ए रिएक्टर। क्लियर है। तो यहां पर देखिए तो यहां पर होता क्या है, द हीट प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर्ड टू अ कूलेंट। जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको कूलेंट में भेजा गया। ठीक है, ये आपका छोटा सा मैंने यहाँ पर दिया है, बट ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये जो फिगर है बहुत छोटा है, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये देखो, जैसे कंट्रोल रॉड है यहाँ पे, ये आपका देखिए जनरेटर है, ये टरबाइन है, तो ये सारा चीज़ है। ठीक है ना, तो ये सारा चीज़ नीचे में जो ब्लू कलर का है वो आपका कंडेंसर है। क्लियर है। तो ये आपका पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम है कि कैसे न्यूक्लियर पावर यहाँ से एनर्जी कैसे जनरेट हुई, फिर यहाँ पर यहाँ से मतलब हीट एनर्जी जनरेट हुई, फिर टरबाइन में गई, टरबाइन उसको घुमाया, फिर वो जनरेटर में दिया, तो जनरेटर में लगा, तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जो एनर्जी निकली हमारे घरों में जाकर सप्लाई में आ गई। ओके, तो वही लिखा है द हीट प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसफर टू अ कूलेंट which is either used directly or indirectly by converting into steam. This can be used to operate turbines, thereby converting the thermal energy into mechanical energy. In India, अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ। इंडिया में, हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर इज 4th लार्जेस्ट सोर्स, चौथा सबसे बड़ा सोर्स है न्यूक्लियर पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। We have around 21 nuclear power reactors operating from around 7 plants over the country. 21 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, उसमें से 7 जो है हमारा 7 प्लांट्स ओवर द कंट्री, ऐसा है। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो ये तो हम लोग एक समा बांध रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, जानकारी बांट रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। जाहिर सी बात है, इससे एनर्जी निकलता है, और एनर्जी हम लोग चेन रिएक्शन होता है, फिशन रिएक्शन होता है, उसमें फिशन रिएक्शन का चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन करवा के हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं। वो एनर्जी से फिर हम लोग उसको टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन का जब ब्लेड घूमता है तो उसमें एक डायनेमो फिट रहता है, वो डायनेमो का काम रहता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे घरों तक आती है, और तब हमारे घरों में बल्ब जलता है।
मतलब हमारे घरों की रोशनी होती है। आई बात समझ? तो ये सारी चीज़। अब देखिए वो जो रिएक्टर होता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टर्स। तो सबसे पहला जो रिएक्टर्स का मेन कंपोनेंट है उसमें एक कंट्रोल रॉड होता है, सॉरी पहले कोर होता है सबसे पहला कंपोनेंट, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द फ्यूल एंड जनरेट्स द हीट रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। नाउ द सेकेंड कंटेंट्स कूलेंट होता है। कूलेंट का काम क्या रहता है, इट पासेस थ्रू द कोर, ये कोर से पास होता है एंड अब्जॉर्बिंग द हीट एंड ट्रांसफरिंग इनटू टर्बाइंस। सबसे पहला कोर होता है, कोर का काम क्या होता है, कंटेन्स ऑल द फ्यूल। कोर में क्या होता है, सारे फ्यूल होते हैं और इसमें एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट होती है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है इट पासेस थ्रू कोर, ये एनर्जी कोर से पास होता है और कोर क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कोर एब्जॉर्बिंग द हीट एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू टर्बाइंस। सॉरी, कूलेंट का काम क्या होता है कि कोर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, टरबाइन में ट्रांसफर कर देता है। और देखिए क्या कंपोनेंट है इसके, टरबाइन होता है जो कि घुमाता है, ट्रांसफर एनर्जी इनटू मैकेनिकल फॉर्म, है ना, एनर्जी को ट्रांसफर करता है। वो जो टरबाइन को एनर्जी मिला वो टरबाइन क्या करता है, घुमाता है, यानी उस एनर्जी को मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, टरबाइन। नाउ द कूलिंग टावर, इट एस्टिमेट्स द एक्सेस heat that is not converted to transferred. Now the containment, the enveloping a structure that separated the nuclear reactor from the surrounding environment, ठीक है। तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये सारा चीज़। तो अब कई प्रकार के रिएक्टर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के रिएक्टर होते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं पर किसी किसी में हीट एक्सचेंजर यूज़ किया जाता है, किसी किसी में वाटर फॉर्म कंडेंसर यूज़ किया जाता है, किसी किसी में आपका जैसे है ना, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब समझ रहे होगे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कुछ टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं, बेस्ड ऑन जनरल यूज, तीन तरह के होते हैं, जनरल यूज के आधार पर, फ्यूल यूज के आधार पर एंड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, डिज़ाइन के आधार पर। तो सबसे पहला जो टाइप है, टाइप नंबर ए, विच इज़ बेस्ड ऑन जनरल यूज। जनरल यूज के आधार पर न्यूक्लियर रिएक्टर को के दो टाइप्स हैं। पहला आपका न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द रिसर्च एंड टेस्टिंग द मेथोडोलॉजीज। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर को हम लोग रिसर्च के लिए या टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, स्टैब्लिश्ड फॉर द सॉलिटरी पर्पस ऑफ द प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आफ्टर दैट होता है बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, तो उसमें किस तरह का फ्यूल यूज़ करते हैं उस पर भी आधारित होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो आपका जैसे एक हो गया आपका यूरेनियम फ्यूल हो गया, फिर आपका यूरेनियम 235 आइसोटोप्स हो गया, यूरेनियम 238 हो गया, है ना। तो इस तरह से इज़ नॉट फिजनेबल, ठीक है। तो यूरेनियम फ्यूल्ड हो गया, फिर आपका प्लूटोनियम फ्यूल्ड हो गया। तो दो तरह के होते हैं जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं, उसमें दो तरह, या तो हम लोग यूरेनियम यूज़ करेंगे तो यूरेनियम फ्यूल्ड रिएक्टर होता है, और अगर हम प्लूटोनियम यूज़ करेंगे तो प्लूटोनियम फ्यूल्ड रिएक्शन, प्लूटोनियम फ्यूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर उसको कह सकते हैं। और डिज़ाइन पे बेस्ड होता है, एक होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, ठीक है, और एक होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके पहले कि चैप्टर ख़त्म हो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आपका एक समझ लो कि व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड बाय raising the temperature of the system of the particles have enough kinetic energy to overcome the Coulomb repulsive behavior. It is called thermonuclear fusion, ठीक है।
तो एक होता है आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, इसको मैंने स्लाइड में नहीं डाला है, लेकिन आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। एनसीईआरटी में अगर आप पेज नंबर देखोगे 456, एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 2 पेज नंबर 456, तो उसमें आपको मिल जाएगा आपको क्या, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न। तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है, इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार्स। स्टार के अंदर में जो एनर्जी आउटपुट का जो सोर्स होता है वो होता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न। द इंटीरियर ऑफ द सन हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन। सूर्य के अंदर जो टेम्परेचर होती है 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 6000 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो सन इज कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूज़न। तो फ्यूज़न के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, है ना, कहने का मतलब है कि द इंटीरियर ऑफ द सन हैज़ ए टेम्परेचर ऑफ 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन विच इज़ कंसिडरेबली लेस देन एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूज़न, ठीक है ना। फ्यूज़न ऑफ ए पार्टिकल कह सकते हो ऑफ एवरेज एनर्जी। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि फ्यूज़न इज द सन इन्वॉल्व प्रोटॉन्स, सॉरी फ्यूज़न इन द सन, फ्यूज़न इज द सन नहीं, फ्यूज़न इन द सन। हम लोग क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो सूर्य के अंदर जो फ्यूज़न होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है हुज एनर्जी इज मच अबव द एवरेज एनर्जी। प्रोटॉन इसलिए प्रोटॉन जो यूज़ होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो एवरेज एनर्जी से ज़्यादा बड़ा होती है, अधिक होती है। और हम कह सकते हैं कि द फ्यूज़न रिएक्शन इज इन द सन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज बाउंड इनटू हीलियम, ठीक है। तो अंदर में देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन होता है। आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, आप प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हो, मैंने आपको ये चीज़ आपको बताया है। यहाँ पर देखिए, इसमें आप देख लीजिए, इसमें, हाँ यहाँ पर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है, एनर्जी ऑफ स्टार। तो इसके पहले वाला जो स्लाइड था, इसके पहले वाले स्लाइड में जिसमें सन का रिएक्शन मैंने बताया, उसमें मैंने आपको क्लियरली बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। ये देखिए, है ना, एनर्जी ऑफ सन मैंने बताया, ये वाला स्लाइड। तो सन के अंदर होता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है, ठीक है। तो आपका कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, ये सारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। तो 4 स्टेप में ये सन का रिएक्शन होता है, ठीक है। 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें 3 ही दिया हुआ क्या, 4 होना चाहिए ना, 3 ही है शायद, 3 है, कोई बात नहीं, हाँ इसमें 3 है, एक इसमें कम है। ये वहाँ यहाँ पर देखिए, एक इसमें जो है आपका, यहाँ पर एक और रिएक्शन यहाँ पर होना चाहिए, एक होना चाहिए ऐसा रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ई प्लस, ये प्रोटॉन का लो और ये प्रोटॉन, ठीक है ना, और ये जाता है गामा प्लस गामा एंड प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक इसमें छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आप एक जो है इस वाले लाइन पे इसके बाद, ठीक है, आप इसको 1 मानो, इस एरो को 2 मानो, फिर ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 रिएक्शन आपका होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी में पेज नंबर देख लेना 456, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पूरी तरह से ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आई विश कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप देख सकते हो या पूछ सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको मैं बता दे रहा हूँ फिर से थोड़ा सा, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो रिएक्टर में जो रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर में जो रिएक्शन होता है वो फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्यूल होता है कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, या तो यूरेनियम यूज़ करते हैं या तो प्लूटोनियम यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम का 235 लेते हैं और प्लूटोनियम का आइसोटोप जो होता है वो 239 आइसोटोप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब होता क्या है कि प्लूटोनियम जो होता है,
प्लूटोनियम नेचर में नेचुरली जो है वो कम अवेलेबल होता है ना। प्लूटोनियम ज़्यादा अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि वो चूँकि नेचर में मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग प्लूटोनियम को यूज़ बहुत कम करते हैं, है ना। तो जितने भी रिएक्टर्स होते हैं उसमें मोस्टली आपका यूरेनियम 235 ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है मॉडरेटर। जो होता है मॉडरेटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो मॉडरेटर का क्या काम होता है, द फंक्शन मतलब वो जो करता है कि जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है उसको वो स्लो कर देता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। तो मॉडरेटर के रूप में हम कई सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वाटर को यूज़ कर सकते हैं, D2O यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट को रॉड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा है। कंट्रोल रॉड्स, जैसे कंट्रोल रॉड्स है, तो कंट्रोल रॉड्स में भी आपका बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपका न्यूट्रॉन हाइड्रोजन है, फिर आपका है ना, तो ये सारा चीज़ कुडिस कैरियर है ना, तो ये सारा चीज़ आप बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कूलेंट में भी आप बहुत सारा चीज़ D2O यूज़ कर सकते हैं, है ना। D2O को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि D2O को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि कूलेंट का क्या फंक्शन होता है, जब रिएक्शन जब पूरा कंप्लीट होने को रहता है तो वहाँ पर वो फाइनली क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ये सारा चीज़। तो यहाँ पर क्या होता है कि D2O जो होता है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, तो ये सब आप देख लो अच्छे से, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछिए, ठीक है। एक लेक्चर मैं और लूँगा इस पर मिसलेनियस एग्जांपल्स का। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको मैं एक आपका और लूँगा, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि, ठीक है, एक सवाल आप नोट करिए। पहला सवाल है कि आर द इक्वेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस बैलेंस्ड in the sense chemical equations 2H2 plus O2 arrow 2H2O. If not, in what sense they are balanced on both sides? सवाल है NCERT पेज नंबर 458 से, एग्जाम्पल 13.7। तो इस सवाल को आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड, इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन ईच न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन व्हाट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वाइस वर्सा in a nuclear reactions. And the third question is, a general impression exists that mass energy interconversions take place only in nuclear reactions and never in chemical reactions. This is strictly speaking incorrect. Explain. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तीनों को आप अच्छे से देखिए और इसको एक्सप्लेन करिए। क्लियर है? तो ये आज का लेक्चर यहीं तक था। अभी आपको एक रेडियो एक्टिविटी पे अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रॉपर्टीज़ होता है, उसका मैं आपको नोट्स आपको PDF बना के सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू।